हेलो एवरीवन। मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे। 24 दिसंबर को आप लोग को एसएससी जीडी की आंसर की रिलीज कर दी है। कृपया जो लोग अभी तक नहीं देखे अपने आंसर की, प्लीज जाकर देख ले, क्योंकि आपको इससे बहुत ही कॉन्फिडेंट होगा और इसके आगे की तैयारी में आपको मदद मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों? आज मैं आप लोग के लिए रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसा मैंने आप सभी को बताया है कि रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर आया हूं, क्योंकि सभी को पता है कि रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करता ही करता है। इसके लिए आपको ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके जाएं। ठीक है ना? साथ ही साथ मेरी ये फाउंडेशन कोर्स चलती है, जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। जिन लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक प्रॉब्लम है, जिन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट देख के ही डर लगता है, तो प्लीज आप मेरी ये क्लास को रेगुलर बेसिस पर देखें, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स की चैप्टर वाइज थ्योरी विद कंसेप्ट सिखाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ बेहतरीन क्वेश्चन सिखाए जाते हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम में छपे हुए देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार सेशन को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि जितने भी हो सके अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच जाए। ठीक है ना? तो दोस्तों, मैं आपको विश्वास ना हो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये आपको रेलवे में जितने वर्ष में जो क्वेश्चंस आए हैं और किस पाली में आया है, मैंने यहाँ पर दिखाने की पूरा प्रयास किया हूँ। ठीक है ना? तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 19x² ये क्या होगा, एक तो होगा a प्लस बी और एक बार होगा a माइनस बी, यानी एक बार मैं 100 के साथ 90 ऐड कर दूंगा और एक बार 100 के साथ क्या करूंगा, 100 के साथ 90 को माइनस कर दूंगा। ठीक है ना? तो इस तरह से मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि ये 19x² इक्वल टू हो गया 119 इंटू क्या हो गया 10। आप सभी को पता है 19 से 19 कट गई, तो x² इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ 10 इंटू 10 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई आपकी 10। 10 इंटू 10 क्या हो गया, 10 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 10 है। ये आप बहुत ही जल्द बना सकते हो। देखो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ही आप मैथ को फेंक सकते हो। यहाँ पर 19x² आपने लिखा और यहीं पर आप लिख सकते हो 100 प्लस, एक बार 100 में 90 ऐड कर दो तो लिखो 190, और एक बार 100 में 90 माइनस कर दो तो लिख दो 10। ठीक है ना? अब 90 से आपने 90 को काट दिया, कितना हो गया 10। तो x इक्वल टू कितना हो गया 10। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था। आपने देखा कि एनटीपीसी ऑनलाइन एग्जामिनेशन 27-29-2016 में आई हुई है, फिर एनटीपीसी 29 और 30 2016 की द्वितीय पाली में आई हुई है, तो रेलवे एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 की पाली में आई हुई है। दोस्तों ठीक इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ी सी कंसेप्ट के साथ वो खेलना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नीचे देखिए चित्रों की रेखांकित भाग को ए ओ बी। आप देख रहे हैं ये सर्कल है, ये सर्कल है। एक सर्कल में क्या होता है, एक रेडियस होता है, और सर्कल को हम यदि 4 भागों में बांट दे तो ये भाग को क्या कहेंगे हम लोग, 1/4 कहेंगे, है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपकी रेडियस जो है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? आपसे क्या पूछा है, नीचे दिए चित्र में रेखांकित भाग एओबी काट कर निकाल दिया जाए तो शेष भाग का परिमाप, मतलब आपसे इस भाग का परिमाप के बारे में पूछा जा रहा है। इस भाग की परिमाप के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपने पूरा का निकाल लो। पूरा का आपने निकाल लिया, पूरा का निकाल लिया तो क्या हुआ 2 पाई, पाई का कितना 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 से 7 काट दो, यानी पूरा का सरकमफ्रेंस कितना निकल गया है 44 सेंटीमीटर। इसमें से आपको ये जो पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है, आपको माइनस करना होगा। शेष भाग का, शेष भाग का, शेष भाग का, शेष भाग की परिधि, शेष भाग की क्या हो जाएगी, परिधि। तो शेष भाग की परिधि क्या हो जाएगी, 44 में से 44 का कितना माइनस करना है आपको, 1/4, यानी आपने यहाँ पर काट दिया तो कितनी हो गई, यहाँ पर हो गई 11, यानी आपकी जो शेष परिधि बच गई वो हो गई 33 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीजें समझ में जरूर आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8p17, पाइथागोरस ट्रिक में p का मान क्या होगा। पाइथागोरस हमने बना लिया, पाइथागोरस हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। आप सभी को पता है कि ये 8 है, ये p है और ये 17 है ना?
मैंने कितनी बार ट्रिपलेट बता रखा हूँ। तो आपको P का वैल्यू बताने के लिए एक तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री होगा तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर और बेस होगा। यदि यहाँ पर एंगल बनती है तो ये परपेंडिकुलर और यहाँ पर यदि एंगल बनती है तो ये परपेंडिकुलर। P निकालना है आपको, ठीक है। तो आप P का वैल्यू कैसे निकालोगे? आप जानते हो परपेंडिकुलर और बेस निकालने के लिए हमेशा हाइपोटेन्यूज के साथ क्या करना पड़ता है? बेस या परपेंडिकुलर को क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। तो आपने एक बार 17 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया और एक बार आपने 17 को क्या किया? माइनस कर दिया, ठीक है ना? तो आपने जब ऐड किया तो कितना हो गया यहाँ पर 25 और यहाँ पर कितना हो गया? 9। अब इसका p स्क्वायर है, अब जब p निकालोगे तो क्या होगा? ये 25 इंटू 9 इक्वल टू क्या हो? 5 इंटू 3, यानी p की वैल्यू कितनी हो गई? p की वैल्यू हो गई 15। p की वैल्यू कितनी? 15। तो आप याद रखो ना, जैसे ट्रिपलेट 3, 4, 5 होती है ना? उसी तरह से क्या होती है? उसी तरह से क्या होती है? 8 होती है, 15 होती है, 17 होती है और भी इस तरह के बहुत सारे ट्रिपलेट है जो आपको मैथ्स में फास्ट करेंगे। 10 मीटर की एक सीढ़ी जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचाने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है। सीढ़ी के निचले भाग और दीवार के बीच कितनी दूरी है? ठीक है ना? एक 10 मीटर सीढ़ी है जो जमीन से 6 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की पर लगी है, यानी एक जमीन है, जमीन से 6 मीटर मतलब ये है और जमीन से 6 मीटर यानी ये सीढ़ी है। सीढ़ी कितनी मीटर की है? 10 मीटर की है। जमीन कितनी? 6 मीटर की है। तो आपसे ये दूरी पूछा जा रहा है ना? जबकि यहाँ पर कोई एंगल है क्या? नहीं ना, यानी यहाँ पर कोई एंगल भी नहीं है, यानी सीधी सी बात है कि ए, बी और सी, यानी आपसे BC पूछा जा रहा है, बेस पूछा जा रहा है। दोस्तों मैंने ट्रिपलेट में अभी आपको बताया कि क्या होता है? 3 होता है। क्या होता है? ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये 5 होगा। तो आप देखो यहाँ पर कितनी की मल्टीपल है? यहाँ पर 2 की मल्टीपल है, यहाँ पर भी 2 की मल्टीपल है, यहाँ पर भी 2 की मल्टीपल होगी तो कितनी हो जाएगी? 8। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज दैट इज मींस राम्बस लंबाई और चौड़ाई में, समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई में, समचतुर्भुज मतलब ट्रापीजियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई में 30% और 25% की अधिक अधिक की गई से बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? मैंने हमेशा आपको बताया है कि अच्छी प्रतिशत यदि हो, अच्छी प्रतिशत यदि हो, आपको अच्छी प्रतिशत यहाँ मिल गई, अच्छी प्रतिशत हो तो क्या लगाएं? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। जैसे ही आपको अच्छी प्रतिशत मिल जाए तुरंत से आप ये फॉर्मूला लगा दो। तो आपने देखा यहाँ पर 30 प्लस 25 प्लस क्या होगा? 30 गुने 25, 30 गुने 25 बट्टे 100, है ना? बस आपने ये लगा दिया, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर हो गया 5 दूनी, यहाँ हो गया 55 25, ठीक है ना? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 3 2 5 यानी कितना? 55, 55 प्लस कितनी हो जाएगी? 7.5, 55 प्लस 7.5 यानी यहाँ पर हो जाएगी 7 5 12, 62.5%, 62.5%, यानी यहाँ पर ओवरऑल कितना वृद्धि हो गया? 62.5% हो गया। बस आपको कुछ नहीं करनी है। दूसरी मेथड ये है, दूसरी मेथड जो मैंने सिखाया था कि 30%, तो 30% क्या हो गया? तो यानी पहले था 100, अब कितनी हो गई? 130। पहले था 100, अब कितनी हो गई? 125। ये सक्सेसिव मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? रेशियो में डाल के भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को गलाकर एक गोले को रूप दिया गया, ठीक है ना? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को गलाकर एक गोले का रूप दिया गया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? यानी गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है ना? और इसका क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है यहाँ पर? 5 इंटू 5, 5 इंटू क्या हो गया? 5। ऊंचाई कितनी है यहाँ पर? 180 है, ऊंचाई कितनी? 180 है। तो मैंने क्या किया? मैंने पाई से पाई को काट दिया, ठीक है ना? अब मैं देख रहा हूँ 4 से काट रहा हूँ तो हो गई 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, यानी मैं यहाँ आर क्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो देख रहा हूँ यहाँ पर हो जाएगी 15, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है? यानी आर बराबर मेरी हो गई, आर बराबर मेरी क्यूब रूट क्या हो जाएगी? क्यूब रूट मेरी 15 गुने 15। आप समझ ही चुके होंगे कि आंसर क्या हो जाएगी?
15 आंसर हो जाएगी। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको करता हूँ, आप तो वहां तुरंत ही समझ जाएंगे। तो गोले की त्रिज्या कितनी है? 15 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है? 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 डिजिट 4 से विभाज्य होना चाहिए, है ना? अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। क्या ये हो रहा है क्या? नहीं। क्या ये हो रहा है क्या? नहीं। क्या ये हो रहा है? हाँ सर। ये हो रहा है क्या? नहीं। तो क्या होगा? अंतिम के 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाज्य होंगे, तो क्या होगा? वो 4 से अंतिम के 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाज्य होंगे, तो पूरी की पूरी संख्या ही 4 से विभाज्य होगी। ये सारे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं। देखो मैंने प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर मैंने लगा दिया है, ताकि सर आप कहे ना कि आपने इतने हल्के-हल्के क्वेश्चंस आपने पढ़ा रहे हैं। बस मेरे पास आप लगे रहो, आपको पूरा मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी की क्वेश्चंस को क्लियर करवा दूंगा। यहाँ देखो ए स्क्वायर, यहाँ सेम है ना, ये और ये सेम है, ए स्क्वायर, फिर ये और ये सेम है, तो बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला लग रही है। तो आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो ए प्लस बी, और क्या होता है? ए माइनस बी होता है ना? होता है ना? यानी कहने का मतलब आपको नीचे भी a माइनस बी दे रखी है, यानी जब मैं a माइनस बी यहाँ रखूंगा तो a माइनस बी कट जाएगी, है ना? कहने का मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 321 प्लस 0.179, ठीक ना? 0.179 यहाँ पर, और दूसरी क्या होगी? 0.321 माइनस 0.179। इसमें सोचना ही नहीं है। अब इस तरह से आप जब नीचे आप यहाँ रखोगे तो आप देख रहे हो, तो ये तुरंत आप समझ जाओगे। अब तुरंत क्या करना था यहाँ पर? यहाँ पर क्या करना था? इन दोनों को ऐड करना था। तो ये और ये तो कट रही है, बस इन दोनों को ऐड करना था। जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 1 कितना हो रहा है? 10। फिर कितना हो रहा है? 7 2 9 1 10, है ना? 3 1 4 1 5, यानी कितना हो रहा है? 500। 500 क्या? ऑप्शन नंबर डी। तुरंत तुरंत कर सकते हो। ये भी आप देख रहे हो कि सिकंदराबाद डीसी एएसएम में परीक्षाओं में आई हुई है। रेलवे हमेशा क्वेश्चंस को रिपीट करता है, इसलिए आप इसे जरूर बनाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा फायदेमंद था और फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, आप हमेशा चैनल के साथ बने रहें। अवश्य मैं आपको पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा? 12 8 का एलसीएम कितना हो गया? 12 8 का एलसीएम हो गया सर जी 24। ठीक है, 12 दूनी 24, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 8 3 24, 15 तिया 45। कितनी हो गई यहाँ पर? 5/24, 5/24। सेशन के लास्ट तक रहना, सेशन के लास्ट तक रहना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 117 और एक अन्य संख्या का महत्तम समवर्तक। 117 और एक अन्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है। दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती की बात का है, इस चीजों को ध्यान देना। नहीं हो सकती, ठीक है ना? आप लोग जरूर इस चीजों को ध्यान दें। तो नहीं हो सकती यानी 117, मैंने यहाँ पर 117 लिख लिया। 117 का देख रहा हूँ कि यहाँ पर 13 नमा 117 होता है। ठीक है, अब पहली संख्या ले रहा हूँ। पहली संख्या लिया मैंने 169, तो 169 में देख रहा हूँ कि 13 गुने 13 है, तो इससे तो लौसा निकल जाए, इससे तो मौसा हो जाएगा 13, इससे तो हो रहा है ना? फिर दूसरी संख्या 143, 143 लिया। 140 से देख रहा हूँ 13 एकम 13, 13 कम 13 और 13 कम 13, तो इससे भी निकल जाएगी। इन दोनों संख्याओं, इन ये संख्या और ये संख्या से भी निकल जाएगी। तो 143 भी नहीं होगा, 169 भी नहीं होगा, 143 भी नहीं होगा, 156, 156 को जैसे मैं करने गया तो मैं देख रहा हूँ 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 13 गुने 3, और यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि 13 गुने 3 गुने 4, यानी इन दोनों का यदि मैं मौसा निकालूं तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। यानी 156 ही है एक ऐसी संख्या जो इन दोनों का क्या नहीं हो सकता? महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। दैट मीन्स एचसीएफ नहीं हो सकता। ओके, तो यानी 130 तो 130 होगी नहीं, क्योंकि आप देख लो 130 क्या हो रही है? 13 गुने 10 हो रही है। तो ये भी होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो बाकी संख्या नहीं हो पा रही है ना, ये भी हो जाएगा। तो ये क्या नहीं हो रही? 156 आपको यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है ना? नेक्स्ट,
एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, इन दोनों में से बड़ा वाला 52 है, तो संख्या क्या होगी? बड़ा वाला 52 है, यानी 2 यूनिट टेंस टू क्या है? 52 है, तो 1 यूनिट टेंस टू कितना हो जाएगा? 26। तो क्या वो संख्या क्या है ना? तो इन दोनों को तो जोड़ के ही है ना, तो 2 यूनिट में 52, तो 1 यूनिट में, यानी आप देख रहे हो यहाँ पर 2:1, इसके बराबर 52 है, 1 यूनिट बराबर 26 निकल के आया, यानी इन दोनों का ही तो जोड़ है, यानी 6 2 8 हो गया और 5 2 7 हो गया, संख्या कितनी होगी? 78 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये देखिए ग्रुप बी में आए हुए हैं। ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको क्या करते हैं? पूरे एग्जामिनेशन को खराब करते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः 7 रुपया 20 पैसा और 40 रुपया 40 प्रति किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए? किस अनुपात में मिश्रित किया जाए? इसे 6.3 की दर से बेचने पर 16 पूर्णांक, देखिए लिखने की तरीका कि एक्चुअल में ये ऐसा लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है, बस आपको वहां पर इस तरह की चीजें जानबूझ के दी जाती है जिससे कि आप भटक जाए। 16.2/3% लाभ प्राप्त हो, ठीक है ना? तो इस तरह की क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन से ही आपको क्या बनता है? माइंड कंसेप्ट क्लियर होता है। आपने देखा यहाँ पर कि इसे किस अनुपात मतलब यहाँ पर एलिगेशन हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 16.2/3% बराबर क्या होता है? मैंने देखा कि 1/6 होता है, ठीक है। लाभ की बात की गई तो 6 से क्या हो गया? 7 की बात हो गई। मैं देख रहा हूं कि 7 बराबर 6.3 है, 7 बराबर 6.3 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 9, तो 9 छक्के 54, यानी 6 बराबर कितना हो जाएगा? 5.40, यानी 5.40 ही तो मेरा बीच का है। 5.40 तो क्रय मूल्य है ना, क्योंकि ये क्या है? सीपी है, इसकी दर से बेचना, और ये मेरा क्या है? एसपी है ना? इसका मतलब मैंने समझ गया कि 7.20 और यहाँ पर 4.40 और यहाँ पर क्या हो जाएगी क्रय मूल्य? 5.40। यहाँ से मैंने इसको लाया तो कितनी हो गई यहाँ पर? यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 40 कट गई, यहाँ पर हो जाएगी 10, यानी 1.0 हो जाएगा। और यहाँ से मैंने यहाँ पर जब लाया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1.8। अब डेसिमल को जैसे मैंने उड़ाया तो यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर हो गया 8। तो दोनों के मूल्य क्या हो जाए? दोनों के रेशियो क्या हो जाएंगे? यहाँ 2 पंचे 10 और 2 नामा 18, यानी 5:9 कितना हो जाएगा? 5 अनुपात नहीं है क्या? 5:9, इसका आंसर 5:9 ही होगा। यहाँ सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो आप सभी ध्यान रखें, इसका आंसर क्या होगा? 5:9 होगा। 5:9 होगा, क्योंकि मैंने देखा था कि रेलवे ने इस आंसर को क्या कर दिया था, आप सभी को पता है कि जो गलत होते हैं उसको क्या कर देते? स्टार लगा देते हैं, ठीक है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा? 5:9। मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ कि इसकी आंसर क्या हो जाएगी? इसकी जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी 5 अनुपात क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम, यदि इसमें से किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। तो सबसे पहले 25 वस्तु का औसत भार 50 किलोग्राम है, तो टोटल वेट कितनी हो गई? तो टोटल वेट देख रहा हूँ 50 गुने 50 और 25 पंचे होती है आपको 1 2 5 शून्य होती है, और ये क्या हो जाएगी? किलोग्राम। लेकिन यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाती है। यानी दोस्तों अब वस्तु की संख्या 26 हो गई और औसत भार में कितनी वृद्धि हो गई? औसत भार में 50.5 की वृद्धि हो गई। ये चीज को आप समझते हो कि नहीं समझते हो? पहले मुझे बताओ, क्योंकि औसत जो पहले जो औसत था 500 ग्राम, वो 500 ग्राम से क्या हो गया? 50.5 हो गया, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आई क्या? कि 50 पॉइंट क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है। जब 50.5 जब हो गया तो क्या करेंगे? इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो कर लीजिए यहाँ पर 505 और यहाँ पर 26, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30,
यहाँ पर क्या हुआ, 2 पंचे 10 और 2 पंचे यहाँ पर 10, 0 3 1 3 1, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, दशमलव यहाँ क्या 0 होगा। तो x का भार कितना है, तो x का भार पता करने के लिए घटा देंगे। 3 में से 0 गया 3, 11 में से 5 गया 6 और बाकी क्या होगा, कट जाएगा, यानी कितना होगा 63 किलोग्राम, यानी जो x का वजन है वो क्या आएगा 63 किलोग्राम। समझ में आया क्या? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। कौन छोटा है, प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है, ठीक है ना। मैंने मान लिया, पहले क्वेश्चंस पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है, ठीक है, प्रीतम से 9 साल छोटा है, तो प्रीतम क्या हो गया, प्रीतम हो गया आपका x और प्रियम क्या हो जाएगा, प्रियम हो जाएगा x माइनस 9, ठीक है ना। 5 साल पहले प्रियम की 4 गुनी आयु प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर थी। 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले क्या होगा, ये -5 होगा, बराबर, और 5 साल पहले क्या होगा, ये 9 -5 होगा। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, x माइनस 5, एक्स माइनस 5 जो है वो क्या है, x माइनस 5 जो यहाँ पर x माइनस 5 कितनी गुनी, 4 गुनी, और ये कितनी गुनी, 3 गुनी, है ना, 3 गुनी, 4 गुनी और 3 गुनी के आयु के बराबर है। तो यहाँ पर मेरा हो गया 4x, यहाँ हो गया 20 और x माइनस 14, यानी हो गया 3x, अब 14 यहाँ कितना हो गया 42, ठीक है ना। यहाँ मैं देख रहा हूँ x इक्वल टू कितनी हो जाएगी, -42, -42, और माइनस हो रहा है क्या, यहाँ पर माइनस हो जा रहा है, या तो माइनस हो जा रहा है कितना, 4 पंचे 20 और गड़बड़ हो रहा है क्या, 5 साल पहले प्रियम की 4 गुनी, सॉरी प्रियम की 4 गुनी, प्रियम की क्या होगी, प्रियम की 4 गुनी, प्रियम की 4 गुनी, ठीक ना, प्रियम की 4 गुनी है, ठीक, प्रियम की 4 गुनी और प्रीतम की 3 गुनी के बराबर है, ठीक है, माफ करना गलती हो गया था यहाँ पर। 3x माइनस 15 बराबर यहाँ क्या होगा, 4x माइनस 56, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका -x और यहाँ पर हो जाएगा आपका -56 -15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर -x इक्वल टू कितना हुआ, हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, अब 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4, x कट गया, यानी x इक्वल टू कितना 41 आ गया। आपसे पूछ रहा है कि प्रियम की वर्तमान उम्र का पता लगाए, प्रियम के वर्तमान उम्र, तो क्या करना है, 9 घटा देना है, यानी यहाँ पर मुझे क्या करना है, प्रियम की जो वर्तमान उम्र है वो क्या हो जाएगा 41 माइनस 9, 41 माइनस 9 जब होगा तो कितना हो जाएगा 32, यानी प्रियम की वर्तमान उम्र कितनी है 32 है, ठीक है। चलिए, 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। यानी मैंने देखा, सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि 57, ये जो वेग है, ये 57 को क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में लाना है। मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से गुना कर दें, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आपका 5/18 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 19, यानी आपके पास जो आ गया 19 × 95 बटे 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए दूरी बराबर क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है v इंटू टी, v इंटू टी, बस इसी फॉर्मूला को आपको लगाना है, डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी। डिस्टेंस कितनी है आपकी, डिस्टेंस है आपकी 152, डिस्टेंस आपकी कितनी है, यहां पर लिखना ठीक रहेगा, डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी, है ना। डिस्टेंस कितनी है आपकी 150 152.5, डिस्टेंस क्या, लंबी रेलगाड़ी किसको पार की है, एक प्लेटफॉर्म को भी तो पार की है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या होगी x, है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई x, भी कितनी है 95/6, t कितनी है 39, ठीक है, 3 दूनी यहाँ क्या होगा 13, ठीक।
अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, आप इसे आप गुना करोगे या काटोगे, जो भी करना है। मैंने इसको कर दिया 7.6.5, 6.5। यानी यहाँ पर देखो 6.5 को 95 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर 152 आपको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, है ना। मल्टीप्लाई के लिए आपको हमेशा ही तैयार रहना पड़ेगा। बिना मल्टीप्लाई से आप भाग नहीं सकते, मल्टीप्लाई से आप भाग नहीं सकते और मैथों को छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करें 95 को 6.5 के साथ, 95 को 6.5 के साथ, 95 को जब 6.5 के साथ आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 कर लीजिए यहाँ पर 95, 6.5, बच्चे 25, 9 पंचे 45, 6 पंचे 30, 9 छक्के 54, 55 पर 57, यानी 57, 7 7 4 11, 5 1 6, यानी कितना हो जाएगा। यहाँ पर आप x को निकाल सकते हैं, x इक्वल टू, आप देख सकते हैं 617.5 माइनस 152.5, यानी आपका जो आंसर आ जा रहा है वो क्या आ रहा है, आपका जो आंसर है वो क्या है, आपका आंसर है यहाँ पर 61.4 65.0, ठीक है ना। 465 465.0 मीटर आपका क्या है, यहाँ पर आंसर है। दोस्तों इस चीजों को आप समझना, क्योंकि यहाँ पर क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस को कितनी हो जाएगी, जो रिलेटिव डिस्टेंस है, यहाँ पर जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड होगी, ठीक है ना। क्योंकि ट्रेन से प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसलिए ट्रेन को पार करने की, ट्रेन की अपनी गति और उसमें लगने वाला समय दोनों ही मल्टीप्लाई होगा, दोनों ही मल्टीप्लाई हुआ तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, दोनों तरफ मैंने क्या किया, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस को क्लियर किया। अब यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, जो कि प्लेटफॉर्म की दूरी थी, ठीक है ना। चलिए, अब ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं, समझ रहे हैं। शांत जल में, यानी पहली बात है शांत जल में नाव अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने, यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचने एंड अगेन इनिशियल पॉइंट तक आने में, अगेन इनिशियल पॉइंट तक आने में उसे कुल 15 घंटे लगते हैं, जबकि जल क्या था, शांत था, ठीक है। उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर, यदि नदी में प्रवाह होता तो 16 घंटे की आवश्यकता होती, यदि प्रवाह होती तो जाने आने में कितना समय लगता, 16 घंटे की। नाव और नदी की गति, नाव नाव और नदी की गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी के प्रवाह की गति ज्ञात करें। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ना, ग्रुप डी में आई हुई है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया कि नदी की चाल कितनी, ध्यान से समझना, तब आप स्पीड में भी बना सकते हो। नदी की चाल मैंने कर लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, क्या कर लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल कर लिया x, नाव की चाल क्या कर लिया, नाव की चाल कर लिया x। और नदी की चाल कितनी है, नदी की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान देना, कुल दूरी कितनी हुई, मैंने दूरी को मान लिया डी, तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी हो गई 2d, है ना। और मैं देख रहा हूं कि कुल दूरी 2d हो गई, तो दूरी इक्वल टू क्या होगा, तो मैंने देखा कुल दूरी 2d हो गई, तो दूरी बराबर मैं देख रहा हूं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि आने जाने में कितना समय, यहाँ पर समय इक्वल टू कितना हो गया, समय इक्वल टू हो गया आपका डिस्टेंस बटे वेग, यानी 2d बटे x, यानी आप यहाँ बोल सकते हैं कि 15 बराबर 2d अपॉन एक्स बोल सकते हैं। तो d बराबर क्या हो गया आपका 15x बटा 2, तो d इक्वल टू हो गया आपका
15x/2। ठीक है, डिस्टेंस आपके पास है तथा आप क्या देखिए कंडीशंस क्या है उसको जाने और आने में यहाँ पर कितना समय लगा। यदि प्रवाह की गति होती तो एंड डी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई, यदि प्रवाह भी होती तो कितना समय लग रहा है 16 घंटा। आप यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई डी तो कॉमन हो जाएगी, एक्स प्लस वाई ऊपर जाएगी तो यहाँ पर क्या एक्स प्लस वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई होगा। पहले एक्स माइनस वाई प्लस वाई, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर होगा 16। आप यहाँ देख रहे हैं कि y से y कट गया, यानी यहाँ पर क्या है 2dx है ना, तो 2dx आ रहा है यहाँ पर। चलिए अगले पेज ले लेते हैं। यहां पर हो जाएगा दोस्तों 2dx, यहां पर हो जाएगा d को मैं यदि बाहर रख लूं d 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 16। अब d बराबर क्या है, आप सभी को पता है कि d बराबर क्या है 15x अपॉन 2, 15x अपॉन 2 इंटू यहाँ पर है 2x और ये क्या हो जाएगी यहाँ पर 16x स्क्वायर 16y स्क्वायर, यहाँ 15 दूनी 30x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगी 32, ठीक है ना। 15 में 30 नहीं, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, कितनी हो गई 15x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 16y स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर हो गया आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 1, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया 4 अपॉन 1, ठीक है ना। 4 अपॉन 1 यानी एक्स इक्वल टू क्या हो 4 अपॉन 1 हो गया। तो एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई क्या है 15 है मेरा, एक्स माइनस वाई क्या है मेरा 15 है, एक्स माइनस वाई मेरा 15 है, तो मैं y की जगह x की जगह 4y पुट कर सकता हूँ, है ना। x की जगह 4y तो आया है मेरा, x इक्वल टू क्या है 4y है, तो यहाँ 4y माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 15, 3y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू कितना हो गया 5, y इक्वल टू कितना हो गया 5। ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थी, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो किसकी चाल पूछी गई है, यहाँ पर पूछे नदी की प्रवाह की गति ज्ञात करें, तो नदी की प्रवाह की गति कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ये चीजें आपको कैसी लगी जरूर मुझे बताएं, क्योंकि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इस तरह की मैथ है ग्रुप डी। देखिए ग्रुप डी 17 सितंबर 2008 को द्वितीय पाली में आई है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको करना ही होगा। और इस तरह के क्वेश्चन से ही क्या होता है मनोबल टूट जाता है, बच्चों को लगता है कितनी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो एक दो तो आपको इस तरह की क्वेश्चन से गुजरना ही पड़ेगा। फिर से बता दूं कि देखो नदी की चाल मैंने सॉरी नाव की चाल मैंने x किलोमीटर माना, नाव की चाल क्या माना मैंने x किलोमीटर माना, नाव की चाल मैंने x किलोमीटर माना, फिर नदी की चाल y किलोमीटर माना। लेकिन पहला कंडीशंस क्या है कि शांत जल था, जल क्या था शांत जल था, इसलिए कुल दूरी जाने और आने में 2d लगा, समय 2d बटा x, समय कितना लगा था 15, 15 2d बटा x यानी d इक्वल टू 15x अपॉन 2। अब दूसरा जो कंडीशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बोला यदि यदि बोला आपने यदि बोल रहा है कि यदि उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर, तो प्रवाह होगी तो प्रवाह भी हो रही है और नाव भी चल रही है ना, नाव भी चल रही है प्रवाह भी हो रही है, तो नाव भी चल रही है प्रवाह भी हो रही है, तो यहाँ पर क्या जाते के समय क्या होगा बेग बढ़ जाएगा, लेकिन वापस लौटते समय क्या होगा, वापस लौटते समय बेग क्या होगा घट जाएगा, ठीक है ना। वहां पर 16 घंटा लग रही थी, बस यहाँ पर ही पुट करके मुझे यहाँ पर क्या निकाल लिया x इक्वल टू 4y निकाल लिया, क्योंकि मैंने नदी की प्रवाह y माना था तो x माइनस वाई 15 होता, तो y वैल्यू भी निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, ठीक है ना। ए को कितना प्राप्त होता है संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है,
जिनमें से वो 1/3 भाग दान कर देता है। यदि उसने 16,825 रुपया दान किया हो तो उसने अपने पिता की संपत्ति का कितना रुपए मिले हैं? बहुत आसान सवाल है। यानी 3 भाग, 1/3 भाग। देखो बहुत ही तगड़े सवाल है। यानी उसने पिता का इसकी संपत्ति पिता की टोटल संपत्ति कितना हिस्से मिला? 2/5। उसके पिता की टोटल संपत्ति का कितना भाग उसे मिला, जल्दी से मुझे बताए। तो बोलेंगे सर 2/5 ही मिला। यानी 2/5 में से 2/5 में से उसने 1/3 भाग क्या किया? दान दे दिया। यानी 1/3 भाग बराबर कितना? 16,858 ही तो है। तो मैं बोलूंगा 2/5 भाग बराबर कितना हुआ? 3 से गुना कर दो। अब जैसे 3 से गुना करोगे, 3 गुने 16858, 2/5 भाग ही तो आपको निकालना है ना। तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया 8 3 24, 5 3 15, 16 17, 8 3 24, 24 1 25, 6 3 18, 18 19 20, 3 2 5, यानी 50,574 है क्या? 50,574, जी हाँ, 50,574। यानी संपत्ति से कितने रुपए मिले? सिर्फ 2/5 से ही तो आपको मतलब है। तो बस आप सीधे इसको क्या करते कि 16853 को किससे मल्टीप्लाई करते? 3 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। यानी 560 आदमी था और 60 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। 52 दिन के बाद 400 लोग अपने घरों को लौट गए। शिविर में बचे हुए लोगों के लिए शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों तक के लिए पर्याप्त होगी? ठीक है ना। तो यहां पर आप देखो 560 लोगों के लिए 60 दिन और फिर 52 दिन, 52 डे के बाद क्या हुआ? 400 लोग अपने घरों को लौट गए, यानी कम हो गया। तो यानी कहने का मतलब कि 560 लोगों के लिए 560 लोगों के लिए 8 दिन ही बचा। तो यहाँ 400 लोग जब चले गए तो यहाँ बचा 260 लोग के लिए कितने दिन चलेगा? तो ये चूंकि ये आप किस तरह से कर सकते हो, चूंकि ये समानुपाती है तो आप आराम से 560 बटे 560 कितना बचा? 400 चले गए ना, सॉरी 160 बचा। 100 कितना बचा? 60। सॉरी, 560 बटे 160 बराबर क्या होगा? 8/x। होगा क्या? नहीं, क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे कम दिन और कम लोग रहेंगे तो अधिक दिन, यानी ये क्या होगा? विलोमानुपाती, यानी x/8। ठीक है ना। अब 8 से कट जाएंगे ये 2 बार में, शून्य से कट जाएंगे ये शून्य बार में, फिर 2 से कट गए कितने बार में? 2 दूनी 4, 2 अठे 16, यानी x बराबर कितने हो गए? x बराबर कितने होंगे? 28। यानी कितने दिन चलेंगे? 28 दिन चलेंगे। आपको मैं बता दूं, इस तरह की कोई भी सम्स जो इतने दिनों के लिए इतने लोगों के लिए इतने दिन का खाना था, लेकिन क्या होता है कुछ समय के बाद 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद 400 लोग या तो आ जाते हैं या तो चले जाते हैं। तो आपको कोई कंसेप्ट लाने की जरूरत नहीं है। बस ये जो दिन है ना, बस जो आपको ये जो दिन दिख रही है, ये जो दिन दिख रही है, ये जो दिन दिख रही है, दिन को इस दिन से हमेशा माइनस कर रहा है, चाहे लोग आए या चाहे लोग जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? ये जो 60 है, ये 60 दिन में से आपको ये 52 दिन माइनस करना है। यदि लोग आ गए हैं तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, यदि लोग चले गए तो यहाँ पर घट जाएगा। बस ये हमेशा विलोमानुपाती होगा। आप x की वैल्यू यहाँ पर निकाल दो। ठीक है ना। प्राची 550 रुपए 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसकी धनराशि अदा करनी पड़ेगी। 1 वर्ष का कितना है? 5%। 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? 20%। यानी 4 वर्ष का हो गया आपका 20%। 20% बराबर होता है 1/5। तो बोले उसे 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी, यानी अमाउंट की बात की रही है। कितना लिया था? 550, यानी 5 बराबर 550 रुपया। तो 1 बराबर कितनी हो गई? 1 बराबर हो गई 110 रुपया। यानी 110 रुपया उसका ब्याज भी हो गया। 110 रुपया क्या हो गया? उसका ब्याज हो गया। और 550 उसने लिया था, यानी 7 यूनिट बराबर, सॉरी 6 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी? यहाँ क्या होगा? प्रिंसिपल कितना होगा? 5, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 6। 6 यूनिट इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 660। ठीक है ना। यानी 660 रुपया अदा करनी होगी। बहुत ही सिंपल मैथ था। ठीक है।
20%, 15%, 10% छूट के समान एकल छूट कितने होंगे? कुछ नहीं करना है आपको, सीधे आपको क्या लगाना है? सक्सेसिव मेथड लगाना है। 20% की छूट, 20% की छूट यानी क्या होता है भैया? 1/5 यानी क्या हो गई? 5 से 4 हो गया। फिर 15% की छूट, 15% की छूट मतलब 5 से 15 और यहाँ 20, 20 से क्या हो गया? 17 हो गया। ठीक है ना? 10% की छूट, 10% छूट मतलब क्या हो गया? 1/10 यानी ये छूट है और ये मूल रकम है। ये छूट है, ये मूल रकम है। ये छूट है, ये मूल रकम है। यानी कितना हो गया? 10 से 9। कितना हो गया? 10 से 9 हो गया। अब यहाँ पर फोड़ दीजिए आप। अब यहाँ फोड़ सकते हैं क्या? कर सकते हैं? बोले हाँ सर, यहाँ पर थोड़ी मैं काट-कूट कर सकता हूँ। यहाँ मैं थोड़ी मैं काट-कूट कर सकता हूँ। है ना? ठीक है। और कर सकते हो? नहीं। 25-25 यानी हो गए यहाँ पर 250। यहाँ कितने हो गए? 17 नमा कितना? 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 छः 15, 153। आप देख रहे हो कितने की छूट हो गई? आप देख रहे हो यहाँ कितने की छूट हो गई? कितने की छूट हो गई दोनों में? माइनस करो। यहाँ देख रहा हूँ 10 में से 3 गए 7 और 14 में से 5 गए 9। 97 की छूट हो गई, 97 की छूट। किसके रिस्पेक्ट में? 97 की छूट हो गई आपकी 250 के छूट में इंटू 100। 0 से 0 काट दो। 5 पच्चम 25, 5 दूनी 10। अब यहाँ काटो, कितनी हो जाएगी? 5 एकम 5 और कितना हो जाएगा? 4 पर 7, 4 पर 7, 5 नवा 45, 5 नवा 45, 4 पर 7, 4 5 5 के 20। गुने यहाँ पर 2, यानी 2 पंचे 10, 2 नंबर 18, 18 एक 19, 2 एकम 2, 2 एक 3। ठीक ना? 39 है क्या? नहीं आया क्या? 19.19 38 40 ही है ना? क्या हो गया? गड़बड़ हो गया क्या? देखना भाई, क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एकल छूट में आपकी कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है क्या? 20% 5 से 4 हो गई, 15% 3 से 20 हो जाएगी यानी 17, 20 से 17 हो जाएगी, 10 से 9 हो जाएगी, 17 में 153, 10 में से 3 गया 7, 14 में से 5 गया 9। ठीक है, तो 97 यहाँ के लिए 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 55 25, 97 से डिवाइड लगाओ, 5 एकम 5, 5 नौ 45, 5 चौके 20, ओह सॉरी 19.4, 19.4 इंटू क्या हो 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 9 दूनी 18, 2 1 2 1 3, 38.8%। वही मैं बोलूँ कहाँ गलती हो गया? 38.8%। ठीक ना? हो जाती है कभी-कभी इस तरह की चीजें, है ना? तो इस तरह की चीजें से बचें, क्योंकि आप ये एग्जामिनेशंस में क्या होता है, अभी देखो मैं 20 मैं सेट बना रहा हूँ ना, तो बहुत ही फ्लो में बनाना है, इसलिए आपको ऐसी-ऐसी गलती हो जाती है, लेकिन आपको सावधान रहना है। ठीक है ना? तो आप ध्यान रखिए कि इस तरह की चीजें आप यहाँ a प्लस बी है ना, प्लस a माइनस ए इंटू बी में जाएंगे तो ये 2 के लिए है। फिर इससे निकालने के बाद फिर तीसरे में जाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा क्या है? सक्सेसिव मेथड। जैसे कि आप आसानी से यहाँ पर ये छूट है, यहाँ पर क्या छूट है और ये मूल रकम है, तो 5 से 4 हो गया, 20 से 17 हो गया, 10 से 9 हो गया, फिर आपने ये निकाल लिया और वहां पर क्या किया? 97 बाई किसके रिस्पेक्ट में? 250 के रिस्पेक्ट में इंटू आपने निकाल लिया 38.8। ठीक है ना? एक संख्या का 35% 91 है, यानी x का कितना? 35%। x का 35% क्या है? 91 है। ठीक है ना? 91 है, तो आप निकाल लो यहाँ पर, 7 से निकाल सकते हो, 7 पंचे 35 और यहाँ पर क्या है? 13। अब यहाँ पर काट सकते हो इसको कितने बार में? 20 बार में, यानी x बराबर कितना हो? 13 दूनी 26, x बराबर 13 दूनी 26, 260। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रूपाली को फूलदान की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य यानी क्या दिया हुआ? क्रय मूल्य 700 रुपया बेचने पर 17% की हानि होती है। उसने फूलदान कितने रुपए में बेचे? सॉरी, हाँ, तो रूपाली को फूलदान की एक जोड़ी जिसे क्रय मूल्य 700 रुपया है, यानी क्या है? उसने कितने में खरीदे? उसने 100 में खरीदे और कितने में बेचे? 83 में बेच दिए, क्योंकि हानि हो गया ना। 100 बराबर 700
तो 1 बराबर यहाँ किससे गुना करना होगा 7 से, 7 तिये 21, 8 सत्ते 56, 581 कितने रुपए हो जाएगी 581 रुपए। इन्होंने 581 में बेच दिया, ठीक है ना। 100 बराबर 700 ये समझ रहे हो ना, 100 बराबर 700 तो 1 बराबर कितनी हो गई 7, तो 83 बराबर कितनी हो जाएगी 83 बराबर 7 गुने 83, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। अच्छा ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया ना, हाँ वही क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन काट दीजिए क्योंकि वो वही क्वेश्चन है, हाफ इसमें आ गई है हाफ इसमें आ गई, चलो कोई बात नहीं, ये काट दीजिए क्योंकि ये अब तो करनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटे में भरी जा सकती है, ठीक है ना। एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटे में भरी जा सकती है, हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी भरने में 11 घंटे लगते हैं। टंकी के भर जाने पर नल बंद हो जाता है, रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगे। यानी सर एक भरने वाला टंकी है और एक क्या है खाली करने वाला टंकी है, दोनों का जो एलसीएम है वो क्या है 110 है। तो ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा है कितनी एफिशिएंसी से भर रहा है, ये 11 की एफिशिएंसी से भर रहा है और ये 10 की एफिशिएंसी से क्या कर रहा है, 10 की एफिशिएंसी से क्या कर रहा है खाली कर रहा है। इस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल आपका एक पॉजिटिव निकल कर आता है, तो एक के एफिशिएंसी से यदि ये बढ़ेगा तो इसे 110 घंटा लगेगा भरने में, 110 घंटा भरने में लगेगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 110, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो इसके बाद तो क्वेश्चंस नहीं है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी क्लास मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रेलवे की पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम आते आते तक मैं क्लियर कर दूं, ठीक है ना। एग्जाम आते आते तक मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। यदि आप मेरी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप चैप्टर वाइज मैथ की फाउंडेशंस देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर मैथ्स की तैयारी जिसकी फाउंडेशन बॉक्स में लिंक लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, वहां क्लिक करें। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर मैथ्स बाय मुकेश सर, मैथ्स बाय मुकेश सर ज्वाइन कर ले, वह सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो फिर दूसरे दिन एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए मेहनत कीजिए, मन लगा के बढ़िए। जय हिंद।